जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हम 51 क्वेश्चन तक देख लिए थे कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका आंसर भी हम बता दिए थे आप लोगों को कि इसका आंसर सही होगा एंड्रीन। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में जो है अति जल दोहन से भूमिगत जल में आर्सेनिक तत्व जो है उसका संकेंद्रण बढ़ गया है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो संविधान का जो धारा 21 है या कहिए धारा 21 उसका संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। यानी संविधान की जो 21वें नंबर धारा है ये हमें वन्य जीवों और प्राकृतिक के संसाधन जो है उसके संरक्षण के संदर्भ में संदेश देती है। चलिए 53 नंबर के बाद हम 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए स्लाइड थोड़ा नीचे करना होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार के 7%, मात्र 7% क्षेत्र पर वन का फैलाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ता है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत का राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। अब देखिए इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है। सौर ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा जो है उस हम सूर्य की ऊर्जा को कहते हैं। किससे? सूर्य ऊर्जा की। तो सूर्य की ऊर्जा। तो भारत का सबसे गर्म प्रदेश राजस्थान है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है राजस्थान में पाया जाता है। तो जब राजस्थान गर्म प्रदेश है वहाँ सूर्य की किरणें काफ़ी तीव्र होती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा का विकास वहाँ नहीं होगा। आराम से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। सिर्फ लॉजिक से समझना है कि गर्म प्रदेश राजस्थान है तो वहाँ सूर्य का किरणें ज़्यादा तीव्र पड़ती है, इसलिए सौर ऊर्जा का विकास वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। देखिए छोटे पैमाने का उद्योग का मतलब कि जो मतलब ना ही बड़ा उद्योग हो ना ही मध्यम उद्योग हो, बिल्कुल नीचे का उद्योग हो। तो देखिए आप ही बताइए, क्या चीनी उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है? नहीं। कागज उद्योग छोटा है? नहीं। विद्युत उपकरण छोटा है? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा खिलौना उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा खिलौना उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो देश में अभी तक 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की जो सीमा है उसमें रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। कितना? 6283 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से जो स्थान किसी स्थान से किसी चीज का ऊंचाई मापा जाता है उसको स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 61 नंबर स्लाइड, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, जिसके बाद हम अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और जूम। चलिए अब ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। देखिए लैंगिक विभाजन, लैंगिक लैंगिक मतलब क्या हुआ कि लिंगों का विभाजन। किसका? लिंगों का विभाजन। और जो लिंग है वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यही ना।
स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चलिए, तो देखिए लैंगिक विभाजन से स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, तो हम किसके बीच का अंतर देखते हैं, तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्यों, तो देखिए एक सेकेंड, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे समाज में स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाएं दिया जाता है। क्यों, देखिए आप लोग समाज में रहते हैं तो हम यहाँ पे अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि हमारे इस समाज में स्त्री और पुरुषों के बीच काफ़ी भेदभाव होता है, तो उसे ही हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं। तो इसका जब परिभाषा पूछेगा कि लैंगिक भेदभाव किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि हमारे समाज में होने वाले स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमान भूमिकाएं के भेदभाव को लैंगिक भेदभाव कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान का देखिए कौन सा कथन सही है। पहला नंबर कथन कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। अब हमको ये बताइए, नीचे से शुरू करते हैं, महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव, क्या भारत में महिलाएं वोट नहीं देती है? बिल्कुल देती है। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। क्या हमारे भारत में सिर्फ एक ही धर्म का मान्यता है? क्या हमारे भारत में कुछ ऐसा संविधान है कि हम एक ही धर्म को मान सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगला बी नंबर क्वेश्चन है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। क्या भारत का कोई एक धर्म है? नहीं, हमारा भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। तो इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को यह सख्त से सख्त मना करता है, और जो यह भेदभाव करता है उसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में जो साझेदारी है वह सही है। क्यों, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है। जी नहीं, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अब कहिए कैसे? सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ हुआ, पहले ये जान लीजिए आप लोग। सत्ता में साझेदारी का अर्थ हुआ कि किसी भी देश के सारे वर्गों का, वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, अन्य जाति से हो, अन्य धर्म से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे वर्गों को सत्ता में साझेदारी को पूर्ण हक देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। वो स्त्री हो, पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, वो अलग धर्म से, वो अलग जाति से हो, सारे लोग मिल के देश की सत्ता में भागीदारी लेगा। तो इससे क्या होगा? देखिए इससे तो सबसे पहली बात है कि किसी के बीच ये मनोभावना उत्पन्न नहीं होगी कि हमारे खिलाफ सरकार गलत षड्यंत्र रच रही है या हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमारे समुदाय में इससे टकराव कम होता है। क्यों? क्योंकि आप एक समुदाय को ज़्यादा महत्व दीजिएगा और दूसरे को नहीं दीजिएगा तो टकराव होगा। आम सी बात है कि मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चा है और आप एक चॉकलेट लाएं और एक बच्चा को दिए, एक बच्चा को चॉकलेट नहीं दिए, तो इसके बीच क्या होगा? विवाद होगा, उस चॉकलेट के लिए मारपीट होगा। लेकिन अगर आप वहीं एक चॉकलेट लाएं और इसी चॉकलेट में आधा आधा चॉकलेट दोनों को दिए, तो क्या होगा? वो दोनों आपस में आराम से चॉकलेट खा लेगा, लेकिन टकराव नहीं होगा। इससे टकराव की स्थिति में कमी आएगी। तो यही इसका सही आंसर होगा कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 जो है यह भारत में देश में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी जी का सरकार था। उसी समय वर्ष 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया?
बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किस क्रांति का नेतृत्व किया, तो आंसर होगा संपूर्ण क्रांति का। और जब पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण एलजीपीबी, एलजीपी बोल दी, मिस्टेक उसके लिए, एलजीपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण एलजीपीएन। चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल। देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक परिभाषा है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन। लोकतंत्र का यही परिभाषा दिए थे अब्राहम लिंकन ने कि जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया शासन। तो इसमें देखिए जनता क्या है, अपने एक शासक का चुनाव करता है, और वो शासक क्या होता है, किसी राजनीतिक पार्टी का होता है, राजनीतिक दल का। तो अब देखिए हमको ये बताइए कि अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो क्या ये शासक का चुनाव हो पाएगा, क्या वो शासक चुनाव लड़ पाएगा। तो जब प्राण ही नहीं होगा तो यहाँ पे शरीर कैसे आएगा। तो इसलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी एक सेकेंड, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। देखिए दल बदल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि दल बदल कानून क्या है, तो थोड़ा जान लीजिए। देखिए अभी रिसेंटली हाल में ही एक घटना हुआ है हमारे बिहार में। घटना ये हुआ है कि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के सरकार में थे, लेकिन अभी वो तेजस्वी यादव के सरकार आरजेडी में शामिल हो गए हैं, यानी वो अपना दल बदल लिए हैं। किससे, गठबंधन से। लेकिन ऐसा दल बदल नहीं होता है, ये हुआ कि आप गठबंधन तोड़ रहे हैं। मेन दल बदल का जो काम है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई विधायक हैं और हम जेडीयू से चुनाव जीत गए, और जैसे ही हम चुनाव जीते हैं जेडीयू को हमें पता चला कि जेडीयू का जो है सरकार नहीं बनने वाला है, सरकार जो है आरजेडी का बनने वाला है। किसका, आरजेडी का बनने वाला है। और आरजेडी के तरफ से हमको प्रलोभन मिला कि आप हमारे दल में शामिल हो जाइए और हम आपको मंत्री पद दे देंगे, कोई भी राज्य मंत्री का पद दे देंगे। तो हम आओ ना देखा ताओ हम आरजेडी में शामिल हो गए। क्यों, क्योंकि हमको मंत्री का पद चाहिए। तो हमने क्या किया, एक दल यानी जेडीयू से हमने दल को बदल कर आरजेडी में कर लिया। तो इसको हम कहते हैं दल बदल। क्या कहते हैं, दल बदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, सॉरी ये आपको टिक नहीं कराए थे। तो दल बदल किस पे लागू होगा, सांसदों और विधायकों को, क्योंकि सांसद और विधायक ही है जो अपना दल बदलता है। राष्ट्रपति तो बेचारा वो दल बदल नहीं सकता, संविधान क्या दल बदलेगा, इनमें से सभी पर तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सांसदों और विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का गठन कब हुआ। तो जेडीयू का गठन जो है 1999 यानी 1999 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से
कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? एक सेकेंड, ये क्या आ गया, इसको क्लियर कर ले जाए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र, क्योंकि सेवा क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र होता है। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र तो द्वितीय क्षेत्र है। तो ये जो तीसरा बी नंबर आंसर होगा कृषि क्षेत्र, ये आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, अब देखिए उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग गौर कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई क्या होता है। चलिए, पीसीआई क्या होता है, इस पे आप लोगों को गौर करना है। किसी भी देश का औसत आय, औसत आय को हम पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब आप ही बताइए कि जिस देश का औसत आय अधिक होगा वो देश क्या होगा? और विकसित होगा? संभव ही नहीं है कि वो विकसित होगा। ये क्या होगा? विकसित होगा। तो इसका सही आंसर है कि विकसित। औसत आय का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर ले जाते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक देश है जिसमें 2 आदमी रह रहा है। कितना आदमी? 2 आदमी। और ये दोनों जो है महीने के 5 रुपया कमा रहा है। कितना? 5 रुपया। तो औसत निकालने के लिए होता है कि ये दोनों को ऊपर में जोड़ दिया जाता है, और जितना है, जैसे कि जिसका संख्या जितना है उससे भागा दे दिया जाता है। तो 5 5 10, और इसको भागा दे दो 2 से। तो क्या होगा? 10/2। इसको काटोगे तो इसका जो पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो 5 रुपया प्रति माह आ गया। कितना आ गया? 5 रुपया। और वहीं अलग देश है जिसमें भी 2 आदमी रहता है, लेकिन उसका 1 रुपया महीना कमाता है, 1 रुपया महीना कमाता है। अब इसको जोड़िएगा तो होगा 2/2, काटिएगा तो कितना होगा? 1 रुपया प्रति माह। तो अब देखिए, कोई आदमी 1 रुपया महीना में कमा रहा है और कोई 5 रुपया का महीना कमा रहा है, तो अब इसमें ज़्यादा विकसित कौन होगा? डेफिनेटली 5 रुपया वाला होगा। तो वही सही आंसर है कि जिसका औसत आय जितना अधिक होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा, वो देश उतना ही विकसित होगा। तो इसको ऐसे करके भी पूछा जाता है कि विकसित देशों की क्या अधिक होता है। तो आप लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय या लिखिएगा औसत आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का जो है पटना जिला का पीसीआई सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक, वो आरबीआई है। कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, वो आपको अगले स्लाइड पे मिलेगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए तब आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। हाँ, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण 1969 यानी 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखिए कोयला भी है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी भी है, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल भी है। तो ये क्या हो गया? ये तीनों है। तो आपको तो ये ऑप्शन है नहीं तीनों, तो लेकिन यहाँ ऑप्शन है इनमें से सभी, तो इसको मार दीजिएगा सभी का है कि ये तीनों है, तो तीनों सभी हो गया इसका आंसर। चलिए, आपको हम बोले थे कि 25 क्वेश्चन प्रति सीरीज मिलेगा, और ये उड़ान 750 सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें आपको 25 वीडियो आपको मिला है। 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला है, यानी टोटल
75 क्वेश्चन का। तो कल भी हम 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।